हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी ऑफ झारखंड। देखो, पॉलिटी ऑफ झारखंड डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि स्ट्रक्चर होता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब। उसके बाद ये किस आर्टिकल के तहत आया हुआ है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या ऐड हुआ था, ये कब आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद झारखंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। उसके बाद लेजिस्लेचर में टोटल आप देखोगे सीट्स कितनी है और हमारे लोकसभा में सीट्स कितनी है झारखंड के हिसाब से, ठीक है। झारखंड का इलेक्शन जो 2024 में हुआ था उसमें टोटल कितना लोग हैं, मतलब कितना मेंबर्स को और कौन से पार्टी को कितना वोट मिला है और कितना सीट इन्होंने जीता है, ठीक है। मैक्सिमम वोट किसको मिला था, मिनिमम वोट किसको मिला था, ठीक है। उसके बाद देखो आगे हम लोग देखेंगे जितने भी चीफ मिनिस्टर जो है ना झारखंड के, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, कब प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, कौन से टाइम पीरियड में लगा था। उसके बाद कुछ फैक्ट जो रहेंगे इंपॉर्टेंट सीएम के फैक्ट, जैसे फर्स्ट सीएम कौन बना था, मल्टीपल टाइम्स कौन बने हुए हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग गवर्नर देखेंगे। गवर्नर में सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग देखेंगे कौन गवर्नर कब एज इन काम करते थे, मतलब कब अपने टेनवर में थे। सबसे कम किन्होंने एज इन अपना टेनवर झारखंड में रखा है, सबसे कम टेनवर किनका था, पहला गवर्नर कौन था। उसके बाद लेटर देखोगे गवर्नर से, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, ये पहले झारखंड की गवर्नर थी जो 6 years 1 month 18 days काम की थी, मतलब यहाँ पे एज इन इनका टेनवर था। फिर वो एज इन प्रेसिडेंट बन गई थी। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल कब कब लगा है और कितने कितने दिनों के लिए लगा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वुमेन देखेंगे, वुमेन एमएलए देखेंगे। उसके बाद कुछ लेजिस्लेचर पोस्ट देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इतना देखने के बाद ना फिर जो भी जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए ना, कि पहला हाई कोर्ट का मतलब गठन कब हुआ था, फर्स्ट हाई कोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट वुमेन जस्टिस कौन था, ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम कचहरी के बारे में, इसको हेड कौन करता है, पंचायत समिति के बारे में, इसको हेड कौन करता है, सारा जब हमारा हो जाएगा उसके बाद लास्ट में ना मैंने एक पीडीएफ इंक्लूड कर दिया है जिसमें सिर्फ 2 या 3 पेज में ना एवरीथिंग जस्टिस हो गया, मतलब जुडिशरी हो गया, जेपीएससी हो जाएगा आपका, वुमेन्स एमएलए हो गया, उसके बाद यहाँ पे सीएम हो गया और गवर्नर हो गया। जितने भी डेटा फैक्ट है ना वो सिर्फ आपको 2 या 3 पेज में सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में ना एंड ऑफ द टाइम पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना झारखंड में, तो उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे है ना नागपुरी लैंग्वेज काउंसिल्स हो गया, ये यूनिवर्सिटी लिस्ट हो गया। यूनिवर्सिटी लिस्ट के बाद ये हो गया टेक्निकल, और ये हो गया हमारा फैक्ट्स कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईएसएम, रांची, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसको टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का एज एन लिस्ट है यहाँ पे। उसके बाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बाद लॉ कॉलेजेस जितने भी हैं झारखंड के वो हम लोग एज एन देख लेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू कि क्या क्या हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से आप एज एन एक पेन और एक कॉपी लेके बैठो और सारा चीज़ जो भी मैं एज एन यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, बेशक आपको टेलीग्राम में, मेरे टेलीग्राम चैनल में एस यूपीएससी में, जैसे कि अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिया हुआ रहता है, तो आप उसमें बेशक इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आप साथ ही साथ लिखते भी रहो, कुछ एज एन हाथ चलते भी रहना चाहिए, ठीक है ना। देखो स्ट्रक्चर देखोगे बहुत क्रिस्प में रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी मैं सारा कवर कर दूँगा, कुछ ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रिविजनल पर्पज़ के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में देखोगे आप सबसे पहले, तो इसका 3 ऑर्गन होता है, आपको पता होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हिंदी में हम लोग ऐसे विधायिका बोलते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब देखो झारखंड में देखोगे सबसे पहले तो लोकल गवर्नेंस अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 40 के हिसाब से आया था, जो बेसिकली पंचायती राज के बारे में बताता है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना वो बेसिकली ग्रामीण रूरल एरिया के लिए है। ये बेसिकली 73rd अमेंडमेंट एक्ट ना ये 1992 में आया था, और इफेक्ट में कब आया, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये इफेक्ट में कब आया, तो अप्रैल 24 1993 को आया, ठीक है। ये बेसिकली पार्ट 9th और 11th शेड्यूल में बेसिकली आया है, जिसमें 29 फंक्शन है टोटल, ठीक है। अब देखो इतना हो गया आपको समझ में। उसके बाद देखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना वो रूरल लोकल बॉडीज के लिए था, ठीक है। इतना हो गया, आपको इतना समझ में आया ना। ये आर्टिकल 40 के तहत ऐसे पंचायती राज का सेटअप किया गया था। पंचायती राज का सेटअप जो है जिसमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट में रूरल ग्रामीण एरिया के लिए आया, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अर्बन एरिया के लिए आया गया था। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ झारखंड अगर आप यहाँ पे देखते हो, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड में तो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में ना 22 जुलाई 1997 को सबसे पहले बिल आता है, ठीक है। लेकिन ये बिल ना फिर से वापस चला जाता है। कब चला जाता है, तो इस बिल को ऐसे विड्रॉ कर लिया जाता है 21 सितंबर 1998 को, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि ये बिल ना फिर से आता है एज एन बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 अप्रैल 2000 को, और ये पास हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पास हो जाता है बिल। उसके बाद लोकसभा में ये कब पास होता है, 2 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा में ये पास होता है 11 अगस्त 2000 को, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको 3 डेट याद रखना है, 25, 2, 11, ठीक है। 25 को 2,
11, है ना। तो 25/2/11 मतलब 25 अप्रैल आप याद रख सकते हो। बिल पास हो गया असेंबली में बिहार की, उसके बाद 2 में एज लोकसभा और 11 में राज्यसभा। बाकी आपको ये तो पता ही होगा प्रेसिडेंट का असेंट इसको कब मिला है, 25 अगस्त को फिर से आ गया। ये 25 रिपीट कर जाता है ना, इसलिए ऐसे 25/2 मतलब 25 को 2 बार बोलना है और 11, तो 25/2/11 और 25 अगस्त 2000 को एज ये प्रेसिडेंट को असेंट मिल जाता है। लेकिन मतलब प्रेसिडेंट का उसमें ठप्पा लग जाता है कि ठीक है एज मेरा मुहर लग गया है, आप 15 नवंबर 2000 को झारखंड का फॉर्मेशन देख सकते हो। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, एज इन ये एक्ट 2000 में आया था। वहीं पे अब लेजिस्लेचर देखोगे, देखो झारखंड का फॉर्मेशन तो हम लोगों ने करवा दिया 15 नवंबर 2000 को। अब अगर फॉर्मेशन हो गया है तो उसके लेजिस्लेचर में पक्का कुछ सीट्स होंगे। तो सीट्स को हम लोग कैसे देखेंगे, तो देखो ये बेसिकली सबसे पहले होता है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब को समझ में आ रहा है, इसमें ना लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार में दोनों था, लेकिन झारखंड में देखोगे तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में ना टोटल सीट्स कितने हैं आपके 81, जिसमें से जनरल लोगों के लिए, ठीक है, अनरिजर्व्ड जो है वो 48 है। एसटी मतलब ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब एज इन सीट्स कितने हैं 25, और एससी कैटेगरी के सीट्स कितने हैं 9 लोग, ठीक है। मतलब अगर 81 सीट्स में अगर इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो सिर्फ 44 सीट में ही जनरल लड़ सकते हैं। बाकी के सीट्स जो रहेंगे ना, उसमें 28 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रहेगा और 9 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वहीं पे देखो सेम वही चीज़ लोकसभा में आप देखोगे कि झारखंड के कुछ लोग, जैसे देखो ग्रुप ऑफ पीपल को कौन रिप्रेजेंट करता होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कहाँ बैठते हैं, रांची में बैठते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं पे कुछ लोग तो ऐसे भी होने चाहिए ना जो रांची का आवाज़ पूरे यूनियन में पहुंचा पाए, ठीक है। इन लोगों का झारखंड के लोगों की बात को कौन पहुंचाएगा यूनियन में, तो कौन पहुंचाएगा, तो लोकसभा के मेंबर। तो लोकसभा के मेंबर कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर स्टेट का अलग अलग होता है, उसके बेसिस में, किसके बेसिस में, उसके पॉपुलेशन के बेसिस में कि किस स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, उसको कुछ हिस्से में बांट दिया जाता है और इसमें टोटल इतने लोग रहेंगे आपके स्टेट का जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहेंगे, जो आपकी बात मतलब स्टेट्स की बात जो है एज इन लोकसभा में बताएंगे। तो टोटल झारखंड का कितना लोग है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो 14 है, जिसमें से 5 जो है वो शेड्यूल ट्राइब होता है, 8 जो है वो अनरिजर्व्ड है और 1 जो होता है ना वो शेड्यूल कास्ट होता है, ठीक है, एससी होता है। और राज्यसभा में टोटल सीट कितने होते हैं, राज्यसभा में 6 होते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कैसे एज इन इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन कैसे होता है ना, इसका अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार ध्यान रखोगे, इसका इलेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो झारखंड का इलेक्शन देखोगे जो 2024 में हुआ था ना, उसमें देखो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मेजॉरिटी कितना चाहिए, 41 चाहिए, ठीक है। और एज इन पार्टी जो देखोगे आप किस किस पार्टी ने कितना कितना, मतलब सबसे पहले आप पार्टी का नाम देख लो। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, इसको एज इन 34 सीट्स मिला है। फिर भारतीय जनता पार्टी, इसको 21 सीट्स मिला है। कांग्रेस जो है इसको एज इन 16 सीट मिला है। और आरजेडी जो है राष्ट्रीय जनता दल, इनको 4 मिला है। कम्युनिस्ट पार्टी को एज इन 2 मिला है, ठीक है। और अदर्स में ना एक आता है जयराम महतो का पार्टी जो डुमरी विधानसभा से है ना, उनका पार्टी का नाम क्या है, झारखंड लोकांतरिक क्रांतिकारी मेला, यही है शायद, ठीक है। उसके बाद देखो मेजॉरिटी इसमें कितना चाहिए, 41। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि सिर्फ 2 स्टेट है ना झारखंड में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ना सिर्फ एसटी पॉपुलेशन के लोग ही जीत सकते हैं। वो कौन है, गुमला और लोहरदगा। ओनली एसटी सीट्स है इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी एससी या फिर अनरिजर्व्ड सीट नहीं है, यूआर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे गुमला और लोहरदगा में सिर्फ एसटी सीट्स है। आपको समझ में आया ना कि जेएमएम में 34 है, बीजेपी 31 है, मतलब 31 है, मतलब समझ रहे, इतना सीट सिक्योर्ड किया है, इतना आप एज इन बोलोगे इतना लोगों ने इतना सीट सिक्योर्ड किया है। कांग्रेस 16 सीट मिला है, बीजेपी को 21 सीट मिला है, जेएमएम को 34 सीट मिला है और सीपीआई को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 मिला है, ठीक है। बाकी ये तो एज इन ये जीत गए थे, ये निर्दलीय लड़ रहे थे, है ना, जयराम महतो। उसके बाद देखो कुछ डेटा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो मैक्सिमम वोट से कौन जीता है, मार्जिन वोट देखोगे मैक्सिमम से, तो निशत आलम, ये पाकुर से है, ठीक है। पाकुर की स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं, ठीक है, पाकुर से है। निशत आलम जो है, निशात आलम, ये पाकुर से है। ये सबसे ज़्यादा मार्जिन से वोट जीती है, ठीक है। मतलब गैप जो है ना कि एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट के बीच में सबसे ज़्यादा गैप एज इन इनके में था। मिनिमम सबसे कम वोटों से किन्होंने जीता है, ये एज इन निर्मल महतो ने जीता है, ये मांडू से थे। और
यहाँ पे कंजिक्यूटिवली अब देखो कि मतलब लगातार 7 बार एज इन इन्होंने एमएलए के पद में जीता है सीपी सिंह ने, जो बेसिकली बीजेपी के हैं, रांची से लड़ते हैं। ठीक है, बीजेपी के रांची के एमएलए 7 बार लगातार जीते हैं, वो है सीपी सिंह। और मैक्सिमम एज किसका है, तो रामेश्वर उरांव का है, ये कांग्रेस से है और लोहरदगा की सीट से लड़ते हैं। मिनिमम एज जो है वो जयराम महतो है, JLKM डुमरी विधानसभा क्षेत्र से हैं। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो एज इन किसी एक एरिया में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लोग एज इन खड़े हुए हैं कि आप हमें वोट दो, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से लोग खड़े थे, यो जमशेदपुर से, वेस्ट जमशेदपुर से, मतलब वेस्ट सिंहभूम से 26 कैंडिडेट खड़े थे। और सबसे कम कहाँ से खड़े थे, देवघर से खड़े थे, टोटल 7 खड़े थे। ठीक है, 7 लोग खड़े थे इलेक्शंस के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने किसका बात किया, ये झारखंड के इलेक्शंस 2024 में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एज इन इलेक्शन चल रहा था ना, उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो थोड़ा देख लेते हैं डेटा फैक्ट्स, जो पुराना और न्यू डेटा फैक्ट जो होता है ना, जिसे देखो कंप्लीट लिस्ट और टेनवर डिटेल हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला सीएम कौन है, बाबूलाल मरांडी है। ठीक है, ये कब है, तो हमें झारखंड मतलब जब झारखंड कब से, मतलब कब बना था ये एज इन इसका स्थापना दिवस, तो 15 नवंबर 2000 को से लेके 17 मार्च 2003 तक। ठीक है, ये बेसिकली बीजेपी की तरफ से थे और ये एज इन सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूलाल मरांडी। अभी ये क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम के लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हैं। ठीक है ना, उसके बाद दूसरी बार सीएम कौन जीतते हैं, तो अर्जुन मुंडा जीतते हैं 18 मार्च से लेके 18 मार्च 2003 से लेके 2 मार्च 2005, ये भी बीजेपी की तरफ से थे। उसके बाद तीसरे टाइम पे आते हैं कि पहला जो JMM से बनते हैं, ठीक है, JMM पार्टी से बनते हैं पहले ऐसे सीएम जो बेसिकली बीजेपी से नहीं होते हैं, वो है शिबू सोरेन। इनका टाइम पीरियड क्या है, 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 ये अपॉइंट करते हैं। लेकिन तुरंत एज इन फ्लोर टेस्ट, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि सबसे कम टाइम के लिए सीएम के पद में कौन रहे, तो वो शिबू सोरेन रहे हैं 10 दिनों के लिए, 2 से 12 मार्च। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर सिलेक्शन होता है, तो फिर अर्जुन मुंडा आते हैं, ये 12 मार्च से लेके 14 सितंबर तक रहते हैं, पोस्ट इलेक्शन कोएलिशन गवर्नमेंट। उसके बाद मधु कोड़ा, ये निर्दलीय, पहला झारखंड के निर्दलीय। आपको 2-3 चीज़ याद रखना है कि पहले जो है नॉन बीजेपी में आएंगे आपको शिबू सोरेन एज ए सीएम। दूसरा एज एन अगर मधु कोड़ा का नाम आप बोलोगे सबसे पहले, तो मधु कोड़ा एज एन निर्दलीय किन्होंने लड़ा था, तो ये इंडिपेंडेंट सीएम थे विथ कोएलिशन। ठीक है, तो ये 14 सितंबर 2006 से लेके 27 अगस्त 2008 आपको याद रखना है। उसके बाद फिर से शिबू सोरेन आता है, तो शिबू सोरेन का टाइम पीरियड यहाँ पे रहता है दूसरी बार 27 अगस्त 2008 से लेके 19 जनवरी 2009, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा लेफ्ट गवर्नमेंट से थे। उसके बाद होता क्या है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल कब लग जाता है, तो ये 19 जनवरी 2009 से लेके 29 दिसंबर 2009 को लगता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसके बाद आप देखोगे फिर से, मतलब आपको एक चीज़ याद रखना है कि प्रेसिडेंट रूल जब पहली बार जो 19 जनवरी 2009 को जो लगा था ना, उसके पहले भी शिबू सोरेन थे और उसके बाद भी शिबू सोरेन है। ठीक है, ये कब है, 30 दिसंबर 2009 से लेके 31, कहाँ गया इसका टाइम पीरियड, 31 में 2010, ये कोएलिशन गवर्नमेंट से थे। ठीक है, समझ में आया। फिर से लग जाता है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले शिबू सोरेन थे, उसके बाद 2009 में प्रेसिडेंट रूल, फिर से शिबू सोरेन, फिर से लग गया प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद आते हैं अर्जुन मुंडा, है ना। आपको समझ में आया ना, अर्जुन मुंडा एक बार यहाँ पे भी बने हैं, अब फिर से बनेंगे यहाँ पे अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो उससे पहले देख लो प्रेसिडेंट रूल, तो शिबू सोरेन के बाद फिर से आया प्रेसिडेंट रूल, तो ये 1 जून 2010 से लेके 11 सितंबर 2010 तक आया। फिर से अर्जुन मुंडा जो है वो फिर से सीएम बनते हैं, इनका टाइम पीरियड रहता है 11 सितंबर 2010 से लेके 18 जनवरी 2013, ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट से बनते हैं। तो सब दूसरा एज इन ये बीजेपी नहीं, तीसरा ना, एक बीजेपी यहाँ, 2 है ना, 2 बीजेपी हो गए। उसके बाद फिर से तीसरा बीजेपी लेड गवर्नमेंट हो जाते हैं अर्जुन मुंडा। लेकिन फिर से अर्जुन मुंडा के बाद ये तीसरा और लास्ट एज इन ये प्रेसिडेंट रूल लगता है 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक। उसके बाद आते हैं हेमंत सोरेन, ये बेसिकली 13 जुलाई से लेके 28 दिसंबर 2014, लेकिन 13 जुलाई 2013 से लेके 28 दिसंबर 2014 ये हेमंत सोरेन बनते हैं एक बार। टोटल हमको हेमंत सोरेन को कितना बार गिनना है, अभी तक टोटल 4 बार ये हुए हैं। ठीक है ना, देखते हैं अभी गिन के देख लेते हैं। JMM लेड गवर्नमेंट से जीते थे। फिर आते हैं एज इन रघुबर दास, ये ऐसे एज इन चीफ मिनिस्टर थे ना, जिन्होंने पहली बार अपना पूरा टेनवर एज इन सीएम इन्होंने बिताया था। इनका टाइम पीरियड था 28 दिसंबर 2014 से लेके 29 दिसंबर 2019,
देख रहे हो ना, टोटल 5 साल। फर्स्ट नॉन ट्राइबल सीएम बीजेपी मेजोरिटी से, पहले ये नॉन ट्राइबल भी थे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन फिर से आते हैं 29 दिसंबर 2019 से लेके 31 जनवरी 2024 तक, ये जेएमएम कांग्रेस अलायंस था यहाँ पे। उसके बाद चंपाई सोरेन आते हैं, जब हेमंत सोरेन कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से जेल चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एज इन चंपाई सोरेन को सीएम बनाते हैं। 2 फरवरी 2014 से लेके 3 जुलाई 2024, सॉरी 2024 से लेके 3 जुलाई 2024 तक, ये एज एन अपॉइंट आफ्टर रेजिग्नेशन, ठीक है। उसके बाद देखो हेमंत सोरेन फिर से आते हैं, तो हेमंत सोरेन हो गया ना, 1 2 3 हुआ। चलो देख लेंगे, ठीक है, हो सकता है 3 होगा, है ना। तो हेमंत सोरेन, 4 जुलाई 2024 से लेके प्रेजेंट टाइम पे ये रीअपॉइंट किए गए एज अ सीएम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2024 के इलेक्शन देखोगे, तो 2024 के जो इलेक्शन यहाँ पे, अब यहाँ पे ओवर ईयर, तो रिजल्ट जो है ना वो 23 नवंबर, यहाँ पे देखो 23 नवंबर 2024 को आया, जिसमें टोटल 81 सीट्स था। इलेक्शन जो है वो 2 फेज़ में हुआ था, ठीक है ना। 81 सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ा गया था, 2 फेज़ में एज इन इलेक्शन हुआ था। इंपॉर्टेंट सीएम फैक्ट्स अब देखोगे तो पहले सीएम एज इन बाबूलाल मरांडी थे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम मधु कोड़ा था, जिनका टाइम पीरियड 2006 से लेकर 2008 था। उसके फर्स्ट नॉन ट्राइबल रघुबर दास थे। लॉन्गेस्ट टेन्योर आप देखोगे बेसिकली तो रघुबर दास है। और मल्टीपल टर्म्स देखोगे तो एज इन अर्जुन मुंडा एज इन 3 बार बने हैं, शिबू सोरेन 3 बार बने हैं, और हेमंत सोरेन जो है वो 4 बार बने हैं ना। यहाँ पे देखो 4 बार ही है, ठीक है। अब देखो हो गया हमारा सीएम का खत्म। अब हम लोग चलेंगे गवर्नर में। देखो गवर्नर में अगर आप देखोगे सबसे पहले आते हैं प्रभात कुमार। प्रभात कुमार का टाइम पीरियड है एज इन 15 नवंबर 2000 से लेके 3 फरवरी 2002 तक। ये पहला गवर्नर थे। कौन? प्रभात कुमार। आपको याद रखना है, प्रभात कुमार झारखंड के पहले गवर्नर थे 15 नवंबर से लेके 3 फरवरी 2002 तक। उसके बाद विनोद चंद्र पांडे 4 फरवरी 2000 से लेके 14 जुलाई 2002, ये एज एन एक्टिंग गवर्नर थे, ठीक है ना। आप इसको एज एन गवर्नर की श्रेणी में नहीं रखोगे, एक्टिंग गवर्नर हैं, ठीक है। फिर एम रामजोइस, ये 15 जुलाई 2002 से लेके 22 जून 2003 ये अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट, ठीक है। ये पहली बार अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद देखो यहाँ पे वेद प्रकाश मारवा। तो वेद प्रकाश मारवा का टाइम पीरियड रहा है 12 जून 2003 से लेके 9 दिसंबर 2004। सर सैयद सिब्ते राजी, ठीक है, सैयद सिब्ते राजी, इनका टाइम पीरियड रहा है 10 दिसंबर 2004 से लेके 26 जुलाई 2009। ये लॉन्ग टेन्योर, मतलब एज इन 5 साल अपना पूरा कार्यकाल ये है। लॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है। लॉन्गेस्ट जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना, उसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन एज इन 5 साल अपना पूरा करते हैं। सर पहली बार किन्होंने भी अपना 5 साल पूरा किया तो वो सर सैयद सिब्तेज राजी हैं। फिर के शंकर नारायण, ये 27 जुलाई 2009 से लेके 21 जनवरी 2010 तक, ये 1 साल के लिए रहते हैं। उसके बाद MOH फारूक जो है ये 22 जनवरी 2010 से लेके 3 सितंबर 2011 तक रहते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो फिर सर सैयद अहमद आते हैं, ये 4 सितंबर 2011 से लेके 17 मई 2015, 4 साल के लिए। द्रौपदी मुर्मू ये लॉन्गेस्ट सर्विंग है, 18 मई 2015 से लेके 12 जुलाई 2018। तो टोटल कितना होता है? 6 साल कुछ महीने 18 दिन होता है, ठीक है। वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कहीं लिखा है, मैंने आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन गवर्नर होती हैं ये, ठीक है। ट्राइबल वुमेन गवर्नर जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से लेके 12 जुलाई 2021। रमेश बैस ये 13 जुलाई 2021 से लेके 17 फरवरी 2023। CP राधाकृष्णन 18 फरवरी 2023 से लेके 18 जुलाई 2024 फ्रॉम तमिलनाडु, 11th गवर्नर ये रहते हैं। और संतोष गंगवार जो है ये बेसिकली यूपी से हैं, ठीक है। ये 19 जुलाई 2024 से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक है, करंटली यही वर्किंग में है ना। ये बेसिकली यूपी से हैं, बरेली लोकसभा से ये बेसिकली 8 बार सांसद रह चुके हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ना द्रौपदी मुर्मू ये एज इन उड़ीसा से है ना, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखा है, अभी आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। प्रेसिडेंट्स रूल आप देख लेते हो तो 3 बार लगा है, मैंने आपको बताया था कि पहले शिबू सोरेन, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर शिबू सोरेन, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर एज इन अर्जुन मुंडा आ जाता है ना, तो अर्जुन मुंडा आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 19 जनवरी 2009 से लेके 29 दिसंबर 2009 तक 344 दिन के लिए गवर्नर इसमें कौन थे? सर सैयद सिद्बे राजी। और सीएम इसके उस टाइम कौन थे? शिबू सोरेन। उसके बाद उस टाइम तो एक्चुअल में कोई रहते नहीं है, मतलब सीएम रहते हैं, उनको कोई काम काज नहीं रहता है। 1 जून
10 से लेके 11 सितंबर 2010 से तक 102 दिन के लिए था। ये MOH फारूक यहाँ पे गवर्नर थे और शिबू सोरेन ही गवर्नर थे। और 18 जनवरी 2013 से लेके 13 जुलाई 2013 तक 176 दिन 176 डेज के लिए था सर सैयद अहमद अर्जुन मुंडा एज इन वहाँ पे सीएम थे और सर सैयद अहमद जो थे वो एज इन गवर्नर थे। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, विमेन एमएलए देख लेते हैं। ठीक है, विमेन एमएलए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ सकता है। तो कल्पना सोरेन बेसिकली ये गांडे से है, ये जीएमएम के पार्टी से है। ठीक है, जीएमएम एज इन ये आपको पता होगा ना, ये एज इन हमारे सीएम के वाइफ है ना। अब देखो लुइस मरांडी जो है ये बेसिकली कहाँ से, जामा से, जीएमएम से। फिर सबिता महतो ये इचागढ़ से, ये भी जीएमएम पार्टी से है। पूर्णिमा दास साहू ये बेसिकली जमशेदपुर, ये ईस्ट है ना, ईस्ट जमशेदपुर साहू बीजेपी से। आप ऐसे नहीं याद रख सकते हो, यही है ना। नहीं ये नहीं है। ठीक है चलिए एक बार देख लेते हैं। याद नहीं आ रहा है मेरे को। रघुबर दास की कोई एज एन ये बहू है ना जो जीती हुई है, आप एक बार ध्यान रखोगे है ना, वैसे आप याद रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। पूर्णिमा दास साहू बेसिकली जमशेदपुर ईस्ट से बीजेपी से। नीरा यादव ये बेसिकली कोडरमा से बीजेपी से है। मंजू कुमारी जमुआ से बेसिकली बीजेपी से है ये। रागिनी सिंह झरिया से है, बीजेपी से है ये। ममता देवी रामगढ़ कांग्रेस से है ये। श्वेता सिंह बोकारो से है, कांग्रेस से है ये। शिल्पी नेहा तिर्की ये मांडेर से है, कांग्रेस से है। दीपिका पांडे सिंह ये महागामा कांग्रेस से है। और निशत आलम ये पाकुर से है, ये कांग्रेस से है। ठीक है, मैक्सिमम वर्जिन वोट इन्हीं का है। ठीक है ना, देखो आपको समझ में आया ना कि विमेन वाला जो है ना आपको इस दिन याद करना ही पड़ेगा, कभी कभी पूछ सकता है ये। उसका पहला फर्स्ट टाइम एमएलए 19 था और अभी वुमेन जो है वो बेसिकली 5 है। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर पोस्ट अगर आप देखते हो तो एज इन स्पीकर आप देखोगे तो रविंद्रनाथ महतो हैं। ठीक है, पहले स्पीकर कौन थे, फर्स्ट स्पीकर एज इन ये इंद्र सिंह नामधारी थे। डेप्यूटी स्पीकर उपाध्यक्ष जो है वो एज इन बागन सुमराई है। ये प्रोटेम स्पीकर एज इन स्टीफन मरांडी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी है। और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है ये बेसिकली राधाकृष्णन किशोर है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट खत्म। अब हम लोग आते हैं लोकसभा में। तो झारखंड के कुछ लोग एज इन हमारे एज इन यहाँ पे क्या पता लोकसभा में भी होंगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अब देखोगे विजय हंसदा ये बेसिकली झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से है, सीट राजमहल सीट से है। फिर नलिन सोरेन ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, ये दुमका से है। फिर जोबा मांझी ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सिंहभूम के सीट से है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तो मतलब सिंहभूम एज इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। ठीक है ना, संजय सेठ ये बीजेपी से है, ये रांची से है। फिर ढुल्लू महतो ये बेसिकली ढुल्लू महतो जो है ना ये पहले बागमारा विधानसभा से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने छोड़ के एमपी का एज एन इलेक्शन लड़ा और पहली बार में ही इन्होंने जीत हासिल कर ली। ठीक है, ये बेसिकली धनबाद से है, बीजेपी से है। गोड्डा से देखोगे निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी से। हजारीबाग से मनीष जायसवाल बीजेपी से। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी बीजेपी से। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पोस्ट एज इन ये कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक ये हो गए और एक है कोई जो डिफेंस में है। ठीक है मैं बताता हूँ अभी आपको। जमशेदपुर में जो है वो विद्युत महतो बीजेपी से है और पलामू से विष्णुदयाल राम एज इन बीजेपी से है। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे चतरा से एज इन कालीचरण सिंह बीजेपी से है। खूंटी से एज इन कालीचरण मुंडा कांग्रेस से है। और लोहरदगा से सुखदेव भगत कांग्रेस से है। और गिरिडीह से सीपी चौधरी अजसू से है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका खत्म झारखंड का। अब देखो कुछ गवर्नर का एज इन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब एज इन ये टाइम पीरियड। अच्छा ये तो हम लोग ने देख भी लिया ना, है ना, तो ये तो हम लोग ने देख लिया। पहला गवर्नर आप लोग ने देख लिया, द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट वुमेन ट्राइबल है, कंप्लीटेड फुल टेन्योर द्रौपदी मुर्मू है और बिकेम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सीएम का भी आपका हो गया है। यहाँ पे देखो सीएम का ना कुछ फैक्ट्स आपको याद रहना चाहिए। अगर आप सबसे पहले कैबिनेट का देखते हो, मतलब एज इन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देखते हो, तो 15% जो है टोटल नंबर का उसमें से मिनिस्टर्स होने चाहिए। झारखंड में कितना है, तो 12 है सीएम को मिला के। ठीक है, 15% किसी भी आप एज इन विधानसभा का लेजिस्लेटिव असेंबली का एज इन 15% मेंबर जो है ना उतना ही मेंबर को आप मिनिस्टर बना सकते हो। तो झारखंड में टोटल कितने हैं, 12 लोग हैं सीएम को इंक्लूड करके जो मिनिस्टर हैं। शिबू सोरेन के बारे में हम थोड़ा सा देख ले तो बेसिकली ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, ये गैर बीजेपी सीएम बने थे, 3 टाइम बने थे सीएम। 2004 में ये कोल मिनिस्टर बने थे। उसके बाद चिरूडी कांड के बाद ना 24 जुलाई को इन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया था।
ठीक है, ये हो गया आपका एज इन झारखंड का। अब देखो यहाँ पे अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम बन चुके हैं, शिबू सोरेन 3 बार बन चुके हैं, मधु कोड़ा एज इन इंडिपेंडेंट बने थे 2006 से लेकर 2008 तक, रघुबर दास पहला नॉन ट्रैवल सीएम थे, उसमें हेमंत सोरेन सीएम थे, ये 4 बार बने हैं, चंपाई सोरेन 12th सीएम थे। ठीक है, अगर आप देखोगे ना क्रमांक में देखोगे तो ये बेसिकली सीरियल नंबर में 12वां है, लेकिन लोगों में देखोगे तो 7 बार बने हैं। ठीक है ना, तो मतलब झारखंड में टोटल कितना बार ओथ लिया आया है, तो 12 बार आप बोल सकते हो। और टोटल कितने लोग चुने गए हैं, तो 7 लोग चुने गए हैं। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड शिबू सोरेन ने 10 दिन के लिए 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक, और लॉन्गेस्ट जो है वो रघुबर दास है। ठीक है, यहाँ पे देखो जुडिशियरी अब हो गया हमारा यहाँ पे एज इन जितना भी पॉलिटिक्स वाला खत्म। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा चले जाते हैं, हम लोग बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी जैसे जेपीएससी हो गया, उसमें जुडिशियरी एज इन बॉडी उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं झारखंड के हाई कोर्ट। तो झारखंड का हाई कोर्ट जो है ना वो 12वां है, 12th इन इंडिया। ठीक है, जो रांची में है इसका एज इन हाई कोर्ट झारखंड का। हाई कोर्ट का इनाग्रेशन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। हाई कोर्ट जो है बेसिकली आप देखोगे 24 मई 2023 को न्यू हाई कोर्ट जो है ना वो बनाया गया, जिसका इनाग्रेशन जो है ना हमारे गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट बोलोगे आप, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हुआ था। हाई कोर्ट मेंबर आप देखोगे बेसिकली 25 है, चीफ जस्टिस को मिला के। और झारखंड का पहले लोकायुक्त जो है ना वो लक्ष्मण उरांव है। ठीक है ना, लक्ष्मण उरांव है। ठीक है, अब वहीं जुडिशरी आप देखोगे तो हाई कोर्ट कहाँ है, रांची में है झारखंड का। स्टैब्लिश 2000 को किया गया था। पहले जो चीफ जस्टिस जो है ना, ये आप याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, विनोद कुमार गुप्ता है। और पहले विमेन चीफ जस्टिस जो है वो ज्ञान सुधा मिश्रा है। करंट चीफ जस्टिस आप देखोगे तो MS रामचंद्र राव है। ठीक है, ये आप एक बार फैक्ट चेक करते रहोगे। ठीक है ना, पता नहीं कब एग्जाम होगा और कब चेंज हो जाए। ठीक है ना, जेपीएससी एज एन ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, तो कौन से आर्टिकल में आती है बता सकते हो मेरे को, बताओ एक बार अगर आपको याद है तो। देखो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 2002 को। फर्स्ट चेयरमैन जो है बेसिकली फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। और यहाँ थोड़ा गलत हो गया होगा, सॉरी, है ना। फर्स्ट एग्जाम जो है बेसिकली इन्होंने जेपीएससी का कंडक्ट करवाया 2003 को। ठीक है ना, PYQ पढ़ते हो आपको पता होगा, है ना। पंचायती राज आप देखोगे सबसे पहले ये 3 टायर का होता है। ठीक है, 3 टायर जो है बेसिकली ये किनके द्वारा रिकमेंड किया गया था, मतलब अगर आपको एज एन एग्जांपल दूं तो अशोक राय मेहता कमेटी था, बलवंत राय मेहता अशोक मेहता कमेटी था, बलवंत राय मेहता कमेटी था, गडगिल कमेटी था, और बहुत सारा ऐसा कमेटी था ना। तो बताओ ये 3 टायर सिस्टम जो है वो किनके द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो सबसे पहले 3 टायर आप देखोगे तो बेसिकली ग्राम पंचायत आता है, उसके ऊपर पंचायती राज, उसके ऊपर जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो होता है ना उसका हेड जो होता है वो मुखिया होते हैं। इसमें टोटल 9 मेंबर रहते हैं, इनका टाइम पीरियड 5 साल रहता है। वहीं ग्राम कचहरी अगर आप देखोगे, कचहरी एज एन आपको पता चल रहा होगा, एज एन यहाँ पे फैसला दिया जाता है। तो सरपंच होते हैं इसके हेड, इनके पास कैश एज इन 10,000 और जेल ये 3 महीने का, और फाइन जो है वो 1,000 का लगा सकते हैं। ठीक है, विलेज डिफेंस टीम देखोगे तो बेसिकली लीडर जो होता है वो दलपति होते हैं, इतना आपको नहीं जानना है। ठीक है, वहीं पंचायत समिति देखो, ग्राम पंचायत आप लोगों ने देख लिया। पंचायत समिति अगर आप देखोगे तो प्रधान होते हैं इसके हेड, डेप्यूटी प्रधान होते हैं, सेक्रेटरी जो होता है वो BDO होते हैं। वहीं जिला परिषद आप देखोगे इसके एक चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं वो DDC होते हैं। अर्बन गवर्नमेंट आप देखोगे, ये हो गया हमारा रूरल का, ये हो गया हमारा अर्बन। इसमें ना ये आपको ये पढ़ना है, झारखंड में थोड़ा इसका इलेक्शन भी अभी बहुत रिसेंट में हुआ है, 1 महीने पहले हुआ है ना शायद। तो देखो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनसिपालिटी होता है, और नगर पंचायत होता है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर आप देखोगे सबसे पहले हेड तो होते हैं वो मेयर होते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जो काम करवाते हैं वो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर आप झारखंड में देखोगे ना तो टोटल 9 है, आपको रटा हुआ होना चाहिए, 9 है, जिसमें सबसे बड़ा धनबाद है ना शायद, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। देखो रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह, ये जो है ना 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है टोटल एज इन झारखंड में, जिसमें से रिजर्वेशन जो है 50% वुमेन को मिलता है, और SC ST इस तरह का है, इस तरह का रिजर्वेशन मतलब SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए है, और 50% वुमेन के लिए है। स्टेट फाइनेंस कमीशन आप देखोगे तो आर्टिकल 243 क्लॉज 1 के तहत ये बेसिकली फाइनेंस का रिव्यू करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243K के तहत ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद अभी हम लोग और पढ़ेंगे, है ना, आपको ऐसा नहीं समझना है कि म्यूनसिपैलिटीज हम लोग ने उतना कम ही देखा, अभी और देखेंगे। अर्बन कमेटी में आप देखोगे वार्ड कमेटी होते हैं, वार्ड सभा होते हैं, और क्षेत्र सभा होती है, आपको नहीं जानना है, कोई बात नहीं। प्लानिंग कमीशन देख लीजिए, प्लानिंग कमीशन अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन होते हैं, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन होते हैं। अदर बॉडीज देखोगे तो म्यूनसिपल एडवाइजरी कमेटी होता है, और रेगुलेटरी कमीशन होता है। वहीं रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे
सबसे पहले, तो रीजन में ना देखो टोटल अगर आपको रीजनल देखना है तो कैसे देखोगे, सबसे पहले डिविजनल हेड देखोगे, फिर सब डिविजनल हेड देखोगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है ना, सब डिविजनल हेड देखोगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देखोगे, फिर ब्लॉक देखोगे, इस तरह देखोगे। हो सकता है मैंने ये क्रमांक गलत बताया, देखो यहाँ पे देखो, डिवीजन उसके ऑफिसर कमिश्नर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के डीसी होते हैं, सब डिवीजन के एसडीओ होते हैं और ब्लॉक के बीडीओ होते हैं, ठीक है ना। अब देखो डिवीजन देखोगे टोटल झारखंड में कितने हैं, तो नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, संथाल परगना और पलामू, ठीक है ना। इतना हो गया आपका। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, हाँ अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, एक हो गया हमारा कोल्हान, अच्छा ये छूट गया था, कोल्हान है ना। अब देखो अगर आप फाइनल देखोगे तो टोटल डिविजन्स जो है वो झारखंड में कितने हैं, तो डिविजन्स आपका टोटल है 5, ठीक है। अब देखो आगे अगर आप देखोगे डिविजन्स के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट है आपका टोटल यहाँ पे 24, सब डिविजन्स आप देखोगे 45 है और ब्लॉक्स कितने हैं टोटल, ये है आपका 264। देखो अगर लास्ट में अगर टाइम बचता है तो मैं एज एन आपको ये जो 5 डिविजन्स है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉर्थ छोटानागपुर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, साउथ छोटानागपुर में, ये मैं अभी आपको बता दूंगा, अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा, 30 मिनट तो ऑलरेडी हो गया है वीडियो का। चलो आगे देखते हैं, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे झारखंड का, तो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में सबसे पहले, तो यहाँ पे दिया हुआ तो है नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, आप देखोगे सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर आप देखोगे सबसे पहले, तो नॉर्थ छोटानागपुर का हजारीबाग है, कहाँ है, हजारीबाग है। तो ये डिस्ट्रिक्ट देखोगे आप सबसे पहले नॉर्थ छोटानागपुर में, तो हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो आता है, ठीक है। ब्लॉक्स इसमें हजारीबाग में 16 है, गिरिडीह में 13 है, चतरा में 12 है, धनबाद में 10 है और बोकारो में 9 है, ठीक है। और यहाँ पे रामगढ़ भी आता है और कोडरमा भी आता है, तो इसमें 6-6 ब्लॉक ईच है। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 7 है, सब डिविजन्स में 13 है और ब्लॉक्स इसमें 72 है, 72। साउथ छोटानागपुर में आप यहाँ पे देखो है ना, साउथ छोटानागपुर में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एज इन तो ये साउथ छोटानागपुर का रांची है, नॉर्थ छोटानागपुर पर एज इन हजारीबाग था और साउथ छोटानागपुर का रांची है। टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें कितने हैं, 5 है, सब डिवीजन 8 है, ब्लॉक इसमें 53 है। उसके बाद संथाल परगना, संथाल परगना का एज इन दुमका है, तभी हम लोगों ने कहाँ कहाँ देख लिया, एक हजारीबाग देख लिया, एक रांची देख लिया और एक देख लिया दुमका, ये एज इन नॉर्थ छोटानागपुर का, ये साउथ छोटानागपुर का, ये संथाल का, ठीक है। तो ये देखो इसमें टोटल एज इन डिस्ट्रिक्ट इसमें 6 हैं और उसके बाद इसमें सब डिवीजन 9 है और ब्लॉक इसमें 50 है। पलामू, पलामू डिवीजन का मेदिनीनगर है, तो हम लोगों ने अभी नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर और यहाँ पे संथाल का देख लिया है ना, संथाल देखा ना, संथाल का देख लिया और यहाँ पे पलामू देख लिया। तो नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, हजारीबाग नॉर्थ, रांची साउथ, संथाल परगना का कहाँ था, संथाल परगना का एज इन दुमका था। उसके बाद आ जाएगा आपका पलामू, पलामू का आपका आ गया मेदिनीनगर, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा ना, इसलिए मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, थोड़ा टफ है ये सब इसीलिए। डिस्ट्रिक्ट में 3 है, सब डिवीजन इसमें 8 है और ब्लॉक्स में 51 है। कोल्हान डिवीजन का आप देखते हो, तो कोल्हान डिवीजन का एज एन हेडक्वार्टर जो है वो चाईबासा है। तो नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू डिवीजन और यहाँ पे कोल्हान। तो नॉर्थ छोटानागपुर का हजारीबाग, ये साउथ छोटानागपुर का रांची, संथाल परगना का एज इन पलामू, संथाल परगना का एज इन दुमका और पलामू का मेदिनीनगर और कोल्हान का चाईबासा, ठीक है, सारा खत्म हो गया। इसमें डिवीजन डिस्ट्रिक्ट आपके 3 है, सब डिवीजन 7 है और ब्लॉक्स में 38 है। सब का एज इन सब डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट जो है खुद से एक बार आप देख लोगे, ठीक है ना, बेशक आपको एज इन ये तो मिलने वाला ही है PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में। फीचर्स देखोगे बेसिकली डिवीजन्स 5 है, डिस्ट्रिक्ट 24 है, सब डिवीजन्स 45 है और ब्लॉक्स में 264 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस देखो, मैंने आपको बोला ना सारा कुछ अटैच्ड है। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर आप देखते हो ना, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आप देखोगे तो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, देखो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है। तो यहाँ पे एज इन ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसको 15 सितंबर 1979 को, ठीक है। धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखोगे तो बेसिकली नवंबर 1, 2006 को ये लार्जेस्ट है, ठीक है, ये नवंबर 1, 2006 को ये बेसिकली आया था। देवघर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये अक्टूबर 1, 2009 को आया था। हजारीबाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जून 2015 को आया था। आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये फरवरी 7, 2015 को आया था और चास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये फरवरी 9, 2015 को आया था, ठीक है। रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, आदिपुर, चास, ठीक है। अब देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यहाँ पे मेदिनीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉन होना चाहिए, तो टोटल 6 हो गया उधर, 3 हो गया इधर, तो अगस्त 1, 2017। मानगो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये स्मॉलेस्ट है, ये अप्रैल 1, 2017 को, और गिरिडीह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये अगस्त 19, 2019 को, जिसमें से लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धनबाद है, स्मॉलेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानगो है, कैपिटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची है और टोटल अर्बन लोकल बॉडीज कितना है, 50 है, कितना है, 50 है, ठीक है। अब देखो आगे
ये हो गया हमारा पॉलिटी ख़त्म, ठीक है। जितना भी हो गया हमारा पॉलिटी अब यहाँ से ख़त्म हो गया। थोड़ा ना यहाँ पे ना 5 ईयर प्लान आप देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो 5 ईयर प्लान अगर आप देखते हो सबसे पहले तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक आया था, ठीक है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर, इरिगेशन और इन फूड मतलब एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देता है। ये बेसिकली झारखंड में ना, ये बेसिकली भाखरा नगर डैम, हीराकुद डैम और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये यहाँ पे आया था। इसीलिए मैं एज एन 5 ईयर प्लान आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ, FYP करवा दे रहा हूँ। तो आपको एज एन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही भाखरा नगर डैम, हीराकुद डैम और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आया था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था। इसमें हैवी इंडस्ट्रीज और आर्किटेक्ट्स कौन थे? PCV महालनोबिस, ठीक है। कौन थे? PC महालनोबिस थे उसके, ठीक है। और यहाँ पे बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर मॉडल था, ठीक है। पूछ सकते हैं ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये किस पे बेस्ड था, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961। मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो वीडियो लेक्चर लंबा हो जाने से बच्चे देखते ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, सबको एकदम शॉर्ट्स में सारा कुछ देखना है। मेजर इंडस्ट्रीज देखोगे तो भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची। तो हैवी इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन रांची जो है बेसिकली ये कब आया है? ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आया है। बाकी DVC और हाँ DVC जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया है। थीम इसका क्या है? एज इन थर्ड 5 ईयर प्लान का 1961 से लेके 1966 तक, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बैलेंस के लिए था। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखोगे बेसिकली तो इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। उस पर देखो प्लान हॉलीडे आ गया था, ये बेसिकली एग्रीकल्चर रिकवरी के लिए था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 1969 से लेके 1974 तक था। ये बेसिकली पॉवर्टी कंट्रोल में ध्यान देता था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। उसके बाद ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था और फर्टिलाइजर प्लांट ऐसे यहाँ पे सेटअप किया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है बेसिकली 1974 से लेकर 1979 तक था। ये फोकस करता था एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के लिए। प्रोजेक्ट देखोगे बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड 1975 को और ऑयल सेक्टर एक्सपेंशन हुआ था। टर्मिनेटेड अर्ली 1978 को ही, मतलब पूरा 5 साल जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। 6 ईयर प्लान देखोगे, 6 ईयर प्लान तो 1980 से लेके 1985 तक था। ये पॉवर्टी रिडक्शंस और टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लाया गया था। नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और टेलीकॉम एक्सपेंशन हुआ था। 5 ईयर प्लान देखोगे 1980 से लेके 1990 तक। ये थीम इसका क्या था? फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी। फोकस था इसका एम्प्लॉयमेंट में। डेवलपमेंट IT सेक्टर और यहाँ पे एज इन टेलीकॉम ग्रोथ हुआ था, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रीज। प्लान हॉलीडे कब था? एज इन आपको पूछ सकता है प्लान हॉलीडे एज इन कब था, तो 1990 से लेके 1992 तक था। 5 ईयर प्लान जो है बेसिकली 1992 से लेके 1997 तक था। ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट में था और एजुकेशन और हेल्थ के लिए बेसिकली फोकस करता था। थीम इसका ह्यूमन डेवलपमेंट था। यहाँ पे LPG रिफॉर्म्स आया था, ठीक है। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशंस। ये 1991 का एज इन नरसिम्हा राव एज इन ये थे, नरसिम्हा राव एज क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ हुआ था यहाँ पे। 5 ईयर प्लान जो है बेसिकली 1997 से लेके 2002 ग्रोथ विद सोशल जस्टिस फोकस करते थे रूरल डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और पावर सेक्टर का ग्रोथ हुआ था। 5 ईयर प्लान जो है वो 2002 से लेके 2007 तक था। ये फास्टर ग्रोथ था, है ना। टारगेट जो है बेसिकली 8% GDP ग्रोथ देखा गया था। डेवलपमेंट इसमें रोड प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम और टेलीकॉम एक्सपेंशन देखा गया था। 5 ईयर प्लान आप देखोगे बेसिकली तो 2007 को हुआ था, ठीक है। 2007 से लेके 2012 एंड चल रहा था, है ना। उसके बाद देखो ये बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए था। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ध्यान दे रहा था। डेवलपमेंट देखोगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एजुकेशन का एक्सपेंशन देखा गया था। 5 ईयर प्लान जो है वो 2012 से लेके 2017 तक था। ये फास्टर, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। फोकस करता था इन्वायरमेंट प्लस ग्रोथ के लिए। डेवलपमेंट अब देखोगे बेसिकली तो रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एंड ऑफ 5 ईयर प्लान था। 2015 में देखोगे प्लानिंग कमीशन जो है बेसिकली रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया था और 5 ईयर प्लान जो था वो लास्ट था। सैमरी देखोगे आप तो 1951 से लेकर 56 एग्रीकल्चर, 1956 से लेकर 61 इंडस्ट्रीज, 1961 से लेकर 66 सेल्फ रिलायंस, 1969 से लेकर 74 स्टेबिलिटी, 1974 से लेकर 79 पॉवर्टी रिमूवल, 1980 से लेकर 85 ग्रोथ, 1985 से लेकर 90 एम्प्लॉयमेंट, 1992 से लेकर 97 ह्यूमन डेवलपमेंट, 1997 से लेकर 2002 सोशल जस्टिस, 2002 से लेकर 7 फास्टर ग्रोथ, 7 से लेकर 12 इंक्लूसिव ग्रोथ और 12 से लेकर 17 तक सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखोगे बेसिकली तो फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग जवाहरलाल नेहरू। इंडियन प्लानिंग का आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू को एज एन फादर बोला गया है। सेकंड प्लान महालनोबिस प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां प्लान जो था गरीबी हटाओ। 5वां प्लान कौन सा था? 1974 से लेके 79, ये बेसिकली यहाँ पे इमरजेंसी का टाइम पीरियड था। उसके बाद
8 जो है पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स था और लास्ट प्लान जो था वो 12th प्लान था 2012 से लेके 2017 तक। उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, सारा मैंने यहाँ पे लिस्ट देखो, यूनिवर्सिटी का लिस्ट हो गया, यूनिवर्सिटीज़ का फैक्ट हो गया, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, लॉ कॉलेज हो गए। ठीक है, ये मैं एज इन एक और दूसरा लेक्चर में बता दूंगा क्योंकि इसी में सारा कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, आप एक बार देख लोगे। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ठीक है, गवर्नर ऑफ झारखंड, सारा एज एन यहाँ पे मैंने दे दिया। वुमेन एमएलए, प्रेसिडेंट रूल, मतलब 2 पेज में जितना भी छोटा छोटा तरीके से हो सके मैंने सब यहाँ पे एज एन इंक्लूड कर दिया आपके लिए। आप एक बार यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉलिटी का डिस्कशन, जिसको मैंने बहुत क्लियरली और बहुत छोटे क्रिप्स वे में बता दिया है। ठीक है, ये बेसिकली रिविजनल पर्पस के लिए आप रख सकते हो, लेकिन इसका डेटा फैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में इससे ऊपर कुछ आ ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता कि झारखंड में ना इस पीडीएफ के कुछ ऊपर आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल पूछ देगा, जो मैंने आर्टिकल यहाँ पे कम इंक्लूड किया है, तो आर्टिकल आप खुद से देख लोगे। बाकी एज इन डेटा फैक्ट कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, है ना। पलामू डिवीजन, कोल्हान डिवीजन सारा मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, सारा हेडक्वार्टर भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं वो इंक्लूड कर दिया। बस इसमें बचा एक यहाँ पे एज इन जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय हो गए, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, वो सब सिर्फ बचा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ले आऊँगा और उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल ACUPSC एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल लेक्चर वीडियो। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।